अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो में जो हम लैब एक्टिविटी डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है हाउ टू डिटरमिन द फैब्रिक टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय ग्रैब मेथड, और इसके लिए ASTM D5034 स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। इससे जो पिछली वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने फैब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर की थी यूजिंग रैवलिंग स्ट्रिप मेथड, और चूँकि फैब्रिक स्ट्रेंथ जो है उसके लिए रैवलिंग स्ट्रिप मेथड भी यूज़ होता है और ये ग्रैब मेथड भी फॉलो होता है। तो रैवलिंग स्ट्रिप में हमने देखा था कि फैब्रिक का जो सैंपल हम काटते हैं उसमें साइडों से यान को रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये जो मेथड है रैवलिंग, ये ग्रैब मेथड, इसमें हम साइड से यान्स को रिमूव नहीं करते। तो इसकी भी दो वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन ये है कि जिसको ग्रैब मेथड कहते हैं, और एक है मॉडिफाइड ग्रैब मेथड। जो ग्रैब मेथड है वो वोवन, नॉन वोवन और फेल्टेड फैब्रिक्स के लिए है, जबकि जो मॉडिफाइड ग्रैब मेथड है वो ऐसे वोवन फैब्रिक्स के लिए है जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो कन्वेंशनल फैब्रिक से ज़्यादा होती है। तो रैवलिंग स्ट्रिप मेथड की तरह या स्ट्रिप मेथड की तरह ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये भी नीटेड फैब्रिक्स को कवर नहीं करता, बल्कि वोवन फैब्रिक्स को करता है, क्योंकि नीटेड फैब्रिक की स्ट्रेच ज़्यादा होती है। तो ऐसे फैब्रिक्स जिनकी स्ट्रेच 11% से ज़्यादा हो उसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता। तो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें ब्रेकिंग फोर्स मिलती है फैब्रिक की, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होती है फैब्रिक की स्ट्रेंथ के, और फैब्रिक की जो इलोंगेशन टू ब्रेक है वो भी हम मेजर करते हैं। तो इसमें और जो रैवलिंग स्ट्रिप मेथड है उसमें डिफरेंस ये है कि रैवलिंग स्ट्रिप मेथड में जब हम फैब्रिक को क्लैंप्स में ग्रिप करते हैं तो जो ग्रिप्ड पार्ट होता है सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करता है फैब्रिक की स्ट्रेंथ में, क्योंकि जो अनग्रिप्ड पार्ट होता है उसमें से हमने यान्स रिमूव कर दिए होते हैं, रेबल कर दिए होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रैब मेथड है इसमें चूँकि सैंपल में की विड्थ के अलोंग जो पार्ट उसका विड्थ का ग्रिप्ड है वो भी, और उसके साथ साथ जो अनग्रिप्ड है उसमें से भी जो यान है वो फैब्रिक की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि रियलिस्टिक सिचुएशन के ज़्यादा करीब है। तो इस तरीके से हमें जो फैब्रिक की स्ट्रेंथ मिलती है उसको हम इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकिंग फोर्स हमें मिलती है इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द यान्स एक्चुअली ग्रिप्ड बिटवीन द क्लैम्प्स, बल्कि जो साथ वाले स्पोर्टिंग यान्स होते हैं, अनक्लैम्प्ड विड्थ के जो यान्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ज़्यादा करीब है। तो पिछले टेस्ट मेथड की तरह इसमें भी हम पहले जो हमारे पास फैब्रिक सैंपल होता है उसको लैब की कंडीशंस पे जो है वो कंडीशन करते हैं उसकी, ताकि जो फैब्रिक का टेम्परेचर है या उसकी RH परसेंटेज है वो लैब के एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए। फिर उसके बाद फैब्रिक सैंपल में से वार्प डायरेक्शन और वेफ्ट डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करके 5 सैंपल्स अलॉन्ग द वार्प मिनिमम और 5 जो है वो वेफ्ट के अलॉन्ग ले लिए जाते हैं। इसमें जो सैंपल की डायमेंशन है वो 150 मिलीमीटर लेंथ हो उसकी और 100 मिलीमीटर उसकी विड्थ हो। इसके साथ विड्थ के अलॉन्ग जो है वो 10 मिलीमीटर की जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो गेज लेंथ है बिटवीन क्लैंप्स वो 75 मिलीमीटर होती है, यानी अगर 150 मिलीमीटर का लेंथ का सैंपल है तो 75 गेज लेंथ होगी और बाकी का जो पार्ट है वो क्लैंप्स में ग्रिप हो जाएगा। तो ये सैंपल लेने के बाद हम इस सैंपल को क्लैंप करते हैं टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के जाज में, और फिर उसके बाद मशीन को ऑन करने के बाद मशीन जो है वो सैंपल के ऊपर लोड अप्लाई करती है, और तब तक अप्लाई करती है जब तक सैंपल ब्रेक नहीं कर जाता। और जब सैंपल ब्रेक कर जाता है तो फिर उस पॉइंट पे हम सैंपल की जो ब्रेकिंग फोर्स है उसको नोट कर लेते हैं, और जो इलोंगेशन टू ब्रेक है वो भी रिकॉर्ड कर ली जाती है। और इस प्रोसीजर में या इस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन इस्तेमाल हो उसमें दोनों अरेंजमेंट होनी चाहिए, ब्रेकिंग फोर्स मेजर करने की भी और इलोंगेशन मेजर करने की भी। इसकी भी प्रिकॉशंस वही हैं जो रैवलिंग स्ट्रिप मेथड में हमने डिस्कस की थी, यानी कि सैंपल को टेस्टिंग के दौरान स्लिप नहीं करना चाहिए और उसके लिए सैंपल को थोड़ा टाइट क्लैंप करना चाहिए, लेकिन इतना टाइट भी क्लैंप नहीं करना कि जो जाज हैं या क्लैंप्स हैं उनके बिल्कुल सामने से सैंपल टूट जाए। अगर उनके बिल्कुल सामने से सैंपल टूटेगा या जो क्लैंपिंग लाइन है उसके विदिन 5 मिलीमीटर सैंपल ब्रेक करेगा तो ये टेस्ट डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और नया टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके रिज़ल्ट वैलिड नहीं होंगे। फिर इसी तरीके से मल्टीपल सैंपल्स को टेस्ट करते हुए अगर किसी एक सैंपल की ब्रेकिंग फोर्स 50% जो बाकियों की एवरेज है उस एवरेज के 50% से भी कम आए
तो वो सैंपल भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और उतने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दिए जाते हैं जब तक कि हमारे पास एक्सेप्टेबल जो टेस्ट हैं वो वैलिड टेस्ट ना आ जाएं। तो अगर क्लैंप को लूज़ छोड़ेंगे तो सैंपल स्लिप करेगा, तो इसकी अप्रोप्रिएट क्लैंपिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो वैलिड टेस्ट हैं उनसे हमें जो ब्रेकिंग फ़ोर्स मिलती है मल्टीपल टेस्ट से, उसकी हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज जो फोर्स है वो रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो इलोंगेशन है फैब्रिक की ब्रेकिंग पॉइंट तक, वो भी नोट कर ली जाती है, जो कि इंक्रीज़ इन लेंथ होती है बेस्ड ऑन द गेज लेंथ। तो चूंकि हमने पिछली वीडियो में रेवलिंग स्ट्रिप मेथड से फैब्रिक की स्ट्रेंथ फाइंड की थी, और ये वाली जो वीडियो है इसमें हम ग्रैब मेथड से फाइंड करेंगे, तो दोनों में जो फ़र्क है वो यहाँ पे समराइज़ भी किया हुआ है कि अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो सैम्पल प्रिपरेशन है वो ग्रैब मेथड में इजी है, क्योंकि रेवलिंग स्ट्रिप में हमें उसकी रेवलिंग वो जो साइड्स हैं वहाँ से यांस को रिमूव करना पड़ता है, और वो टाइम टेकिंग है। तो जो सिंपल मेथड है वो ग्रैब मेथड है, इजी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है कंपेयर्ड विद रेवलिंग स्ट्रिप मेथड। फिर जो अनग्रिप्ड यार्न्स होते हैं ग्रैब के अंदर, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रेकिंग फोर्स में, लेकिन जो रेवलिंग स्ट्रिप मेथड होता है उसमें अनग्रिप्ड जो यार्न्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो अगर हमने दोनों तरीक़ों से फैब्रिक की स्ट्रेंथ फाइंड की हो, तो दोनों के जो रिज़ल्ट हैं उसमें कोई सिंपल रिलेशन ऑब्ज़र्व नहीं किया गया, क्योंकि जो ग्रैब मेथड से हम फैब्रिक जो स्ट्रेंथ ब्रेकिंग फोर्स फाइंड करते हैं उसमें चूँकि साइड से जो यार्न्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये जो कंट्रीब्यूशन होती है ये चूँकि फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करती है कि फैब्रिक की वीव किस तरह की है। तो चूँकि फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन वेरी कर सकती है, तो इस तरीके से दोनों को आपस में रिलेट करना इतना सिंपल नहीं होता। तो उसके बाद ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो हमारी लैब इंजीनियर ने कुछ सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद बनाए हैं। इसकी जो ग्रैब मेथड की टेस्टिंग की वीडियो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ये हमारी मैनुअल टेस्टिंग मशीन है जिसमें कि हम फोर्स की जो रीडिंग है वो मैनुअली यहाँ पे ये फोर्स डायल लगा हुआ है उससे पढ़ते हैं, और ये दोनों इसके क्लैंप्स हैं, जाज हैं, जिसमें कि हम सैंपल को ग्रिप करते हैं। ये टॉप जा है, ये बॉटम जा है इसका। और ये जो है ये यहाँ से हम फोर्स की रीडिंग पढ़ते हैं, क्योंकि ये नीचे वेट लगा हुआ है, ये एक अजाफी वेट है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फैब्रिक तो ये जो है ये वेट है नीचे, जो कि अजाफी वेट है, ये फोर्स का या वेट का डायल है। अगर अजाफी वेट लगा हो तो उसका जो स्केल जो उसको रिप्रेजेंट करता है वो वाला हम पढ़ते हैं। अगर अजाफी वेट ना लगा हो तो जो लो स्मॉलर स्केल है वो उससे रीडिंग लेते हैं। तो ये अभी हमारे जो ऑपरेटर हैं वो यहाँ से इसको सैंपल को क्लैंप करने लगे हैं। ये दोनों जहाज़ में सैंपल को क्लैंप करने के बाद मशीन को जो है वो ऑन कर दिया जाता है, और फिर ये इस डायल से हम ब्रेकिंग जो लोड है जो केजी में ये मशीन हमें रीडिंग देगी उसको हम नोट कर लेते हैं। ये मशीन ऑन की है ये अभी, और अभी जहाज़ सेपरेट अपार्ट होना शुरू हो गए हैं, और ये सैंपल बिल्कुल अपर जाके फ्रंट से टूट गया है। और ये फिर यहाँ से हम यहाँ पे ये देखें, ये पहले ज़ीरो पे था, और अब ये जो नीडल है ये एक वैल्यू को इंडिकेट कर रही है। वहाँ पे हम जितने केजी इसकी फोर्स की वैल्यू होती है वो यहाँ से पढ़ लेते हैं। लेकिन चूंकि ये वाला जो सैंपल है वो अभी हमने देखा कि ये अपर जाके बिल्कुल पास से विदिन 5 मिलीमीटर टूटा है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि सैंपल जो है वो वैलिड तरीके से टेस्ट हो, तो बिल्कुल जहाज़ के फ्रंट से ना टूटे और ना ही टेस्टिंग के दौरान सैंपल स्लिप करे। तो इस तरीके से हम जो वैलिड टेस्टिंग है उसके बाद जो हमारे पास मल्टीपल सैंपल को टेस्ट करने के बाद जो एवरेज है उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वार्प के अलॉन्ग 3 सैंपल को टेस्ट करने के बाद जो ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू आई है वो उसकी एवरेज है 65 kg, और जो वेफ्ट के अलॉन्ग ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू आई है वो है उसकी एवरेज है 55 kg। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यूज़ हैं उनमें अगर वेरिएशन ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ़ सैंपल्स ज़्यादा टेस्ट कर लिए जाते हैं, ताकि
वेरिएशन को कंट्रोल किया जा सके, या ट्रू जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वो ली जा सके। तो यहाँ से हम जो ब्रेकिंग फोर्स है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो इलोंगेशन टू ब्रेक है वो भी मेजर करके रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।